कामिनी को लगातार किचन में छींकें आ रही थीं। ये देख उसके दोनों बेटे उसकी सेहत की फिक्र करने लगते हैं। नीरज माँ सारे दिन कितना काम करती है, कितना थक जाती है रात होते होते। हमें इनको अब आराम देना चाहिए। बेटा, आराम देने का तो बस एक ही तरीका है, अगर इस घर में तेरी माँ का कोई काम संभाल ले। बेटा, इसे बहू ला दे। बेटा, आप तो जानते हैं बाबूजी कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही घर में बहुएं आएंगी, बहू सास बहू ऐसा लड़ेंगी कि कलेश ही कलेश होता रहेगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा। पर तभी कामिनी की फिर से छींकें आती हैं और ये देख सूरज माँ की परवाह में शादी के लिए मान जाता है और नीरज के साथ चला जाता है। तभी मोहन किचन की ओर जाता है, अंदर झांककर जोर से हंसता है। नौटंकी हो तुम भी। कामिनी मुंह पर झूठा सा एक कपड़ा लगाए छींकने का नाटक कर रही थी और उसने फोन में नकली की छींकने की आवाजें लगा रखी थी। तुम्हारी चाल कामयाब हो ही गई आखिर। तुम्हारा लाडला घर में बहू लाकर देने के लिए तैयार हो गया है। जय राम जी की। अब इससे पहले मेरे सपूत का मन बदले, इसके हाथ पीले कर ही देती हूँ और फिर मेरी ये प्यारी रसोई मेरी बहू के हवाले कर दूंगी। और कामिनी बड़े ही प्यार से अपनी रसोई को सहलाती है। एक गृहिणी की आत्मा बसी होती है उसकी रसोई में। आप देख लेना, कभी भी जब घर से आपकी माएँ या आप खुद जाती होंगी तो सबसे ज्यादा फिक्र अपनी रसोई की होती है। कहीं गैस खुली तो नहीं छूट गई। इतना सब खाना बनाना है, पर्स में भले ही पैसे खत्म हो रहे हो, लेकिन फिक्र घर के बर्तन में खत्म हो रहे आटे चावल की होती है। कामिनी भी अपनी रसोई को चाहती थी, लेकिन अब वो घर में बड़ी बहू ले आती है। बड़ी बहू सुधा की पहली रसोई का दिन था आज। सुधा, बहुत दिन से खुद के हाथ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। आज तू सबसे पहले मीठा बना और फिर कुछ तीखा चटपटा खाना बनाना। जी माँ जी, आप आराम करिए, मैं बनाती हूँ। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। रसोई से छोंक लगाने की आवाज आती जा रही थी और वो सुनकर कामिनी घमंड से इतराते हुए बैठी थी। देखा, मैं पसंद करके लाई थी इसे। अब देखना, मैं तो महारानी की तरह काम करूंगी और मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। और आखिर किस लिए लाते हैं? ताकि सास हो जाए रिटायर और ऐसे ऐश मिलने लगे। और कामिनी बातों के पुल बना ही रही थी कि तभी सुधा एक बर्तन में गाजर का हलवा भरकर लाती है और टेबल पर रखती है और एक बर्तन में रोटी सब्जी। अरे वाह बिटिया, तूने इतनी फटाक ये सब बना दिया। लगता है साक्षात संजीव कपूर ही घर ले आई मैं। खाना खजाना हर रोज अब ये मेरी रसोई में बनेगा। देखा सूरज, देखा तेरी माँ की चॉइस। जी माँ जी। अब चख भी लो, देखो तो क्या बना है। और कामिनी प्याले में चम्मच भरकर हलवा मुंह में डाल लेती है और जैसे ही वो बस एक चम्मच ही खाती है, उसकी घंटियां बजने लगती हैं और वो मिर्ची से शू 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 करने लगती है। अरे मेरी माँ रे, ये क्या जहर बनाया है? ये गाजर का हलवा है या जहर? कोई मीठा दे रे, कुछ तो मीठा दो। मीठा चाहिए तो माँ जी आप सब्जी पी लो, इसमें मीठा एकदम सही है। और सुधा अपनी सास के मुंह में सब्जी भरकर चम्मच डालती है तो वो मीठी निकलती है। आथू, ये क्या बीमारी बनाया है तूने ये बहू? मर गई रे, सब्जी मीठी हलवा तीखा, ऐसे कौन खाना बनाता है? और घर में तो बहू गाजर थी ही नहीं, तूने ये गाजर का हलवा कैसे बनाया? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये गाजर का नहीं, ये तो सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा? इतना लाल? हाँ, वो सूजी के हलवे में मिर्ची डलती है ना, तो लाल हो ही जाता है इसलिए। और सब्जी में सफेद सफेद पाउडर डलता है। आज ज्यादा हो गया तो सब्जी थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई, वरना घर पर तो ठीक बनती थी। ये सब सुनकर कामिनी तो वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। राम रे, इसका मतलब तुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता और ये वाला खाना तू घर बनाती थी है? और तेरे घर वाले खाते भी थे? हाँ माँ जी, घर बनाती थी। सब बहुत चाव से मुझे रसोई में भेजते भी थे, लेकिन पता नहीं जिस भी दिन मैं खाना बनाती थी तो सब बाहर से खाना क्यों ले आते थे। अजीब पागल लोग थे। समझ गई बहू, समझ गई, तू बहुत सयानी है। पर बेटा, सूजी के हलवे में मिर्ची नहीं डलती और सब्जी में सफेद सफेद डलता है, वो चीनी नहीं नमक होता है, वो भी बस एक चुटकी जितना डलता है। अच्छा, सूजी में मिर्ची नहीं डलती? तो फिर मेरी माँ जी सूजी बनाते हुए मिर्ची क्यों डालती है? ऊपर से कुछ कुछ सब्जियाँ। धत तेरे की, तो तू उपमा को हलवा मानती थी?
सूरज नीरज बेटा, गई तेरी माँ का रिटायरमेंट तो। ये क्या मैं आइटम उठा लाई जिसे खाने में ही फर्क नहीं पता। वो तो मेरी किचन का ही सत्यानाश कर देगी। सुधा, कल से तू मेरे साथ काम पर लग और मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। सुधा खुश होकर अगले दिन से सास के साथ काम पर लग जाती है। सबसे पहले सास उसे आटा लगाना सिखाती है। देख सुधा, ऐसे आटा गीला करते जाते हैं और खाना बनाते हैं, और जब तक आटा सही तरह से नरम ना हो जाए इसको गूंथते रहना। अब चल तू लगा कर दिखा। और कामनी सुधा को आटे की परात देती है कि तभी बाहर कामनी को कोई आवाज लगा देता है और कामनी बाहर चली जाती है। अरे माँ जी, मुझे अकेले मत छोड़ो, अब मैं कैसे लगाऊंगी आटा। और सुधा पानी डालकर आटा गीला करने लगती है। धीरे धीरे आटा इकट्ठा होने लगता है। ये देख वो खुश होती है, लेकिन उसका पानी खत्म हो जाता है। अरे पानी खत्म हो गया, माँ जी पानी दे दो। माँ जी भी ना ऐसे वक्त पर चली गई, अब क्या करूं? कुछ तो होगा ना। और सुधा इधर उधर देखती है तो साइड में तेल की बोतल रखी रहती है और उससे ठीक बगल में डीजल की बोतल भी रखी रहती है। सुधा डीजल लेकर उस आटे में डालती है और अच्छे से उसे मल्हार लगाकर गूंथती है। ये बिल्कुल उसकी सास के आटे जैसा लगा था। तभी कामनी भी आती है और वो देखती है कि सुधा ने अच्छा आटा लगाया है। अब कामनी गैस का काम करने ही वाली थी कि तभी, देखा माँ जी, मैं सीख जाऊंगी ना। देखो पहली बार में कितना अच्छा आटा लगाया मैंने। बस एक बात थी कि आपका पानी तो सादा था, पर मेरे पानी में तो खुशबू आ रही थी। मजेदार रोटियां बनेंगी। एक सेकंड, यह बदबू कहाँ से आ रही है? क्या डाला है तूने इस आटे में? तू गैस ऑन कर जरा, मैं देखती हूँ। सुधा गैस ऑन करने ही वाली थी कि तभी कामनी डीजल की बोतल खुली देख लेती है और ये देख उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे दूर हट पागल औरत, क्या बवाल है तू भी? कामनी आटा दूर फेंक कर गैस बंद करती है और सुधा को खींचकर बाहर लाती है। सूरज, 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 नहीं होगा अब मुझसे, और हाँ नहीं होगा। मेरा तेरी बीवी के साथ गुजारा नहीं होगा। बेटा ये डीजल में आटा गूंथती है, ये घर उड़ाकर ही माने। अरे ये जला डालेगी सबको अंगारे से किसी दिन। चुप रहो तुम। अब इस बात को मैं और मजाक में नहीं ले सकती हूँ। आज डीजल में आटा लगाया है, कल को सिलेंडर पे ये रोटियां सेक देगी और पूरा घर उड़कर आसमान में चला जाएगा और मैं रिटायर हो जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, मुझसे दूर रख इसे। पर माँ जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? कामनी सुधा को ऐसे बोलने पर उसे मुंह लगाना समझकर उससे और ज्यादा अकड़ जाती है और अब से वही किचन का काम फिर से संभाल लेती है। ये देख सूरज भी सुधा पर गुस्सा होता है। तुमको जरा भी लाज शर्म आती है कि नहीं? मेरी माँ वहाँ सारा दिन खाना बनाती रहती है और तुम यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ती रहती हो। तुम खुद क्यों नहीं सीख जाती हो ये सब? ए जी, अब आप भी मुझ पर बनो मत। बहू लाने से पहले माँ से यही तय हुआ था कि लड़की के चाल चलन अच्छे होने चाहिए और मेरे ठीक है। आपको खाना बनाने के लिए ही बीवी चाहिए थी तो हमारी काम वाली से ही शादी कर लेते। टॉप क्लास खाना बनाती है वो। हाँ। सूरज समझ गया था कि सुधा में कोई सुधार नहीं आएगा और तब सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि नीरज की शादी करके नई बहू लाई जाए। है नई बहू? वो आ भी जाएगी तो इस नकचड़ी सास का पेट तब भी कौन सा भरना है? इतना खाती रहती है तब भी करती है बहू बहू बहू। ऐसे लगता है इसकी तो डकार भी हड़ताल पर चली गई है। अरे भैया, नहीं आता खाना बनाना तो नहीं आता। मैं नहीं बनाऊंगी तो भूखे नहीं मर जाओगे ना तुम सब। बस बहू के ऊपर ही बस चलता है तो उसे बावर्ची बनाकर रखे हो। और सुधा कुड़कुड़ करती ही रह जाती है कि कामनी छोटी बहू की तलाश में निकल पड़ती है। कितनी लड़कियां देखती है वो, मगर जिसको भी खाना बनाना नहीं आता था कामनी सबको रिजेक्ट करती रही और फिर उसे निधि मिलती है। निधि को पसंद करके कामनी उसे बहू बनाकर घर ले आती है। निधि बेटा, ये तेरी जेठानी सुधा है। वैसे तो कहते हैं कि देवरानी जेठानी कनेक्शन कदम पर चले तो घर में सुख चैन बना रहेगा, लेकिन बहू तो कुछ भी करना, बस सुधा से कुछ सीखना मत। इसी में इस घर की और मेरी रसोई की भलाई है। जी माँ जी। और सुधा निधि से चिढ़कर उसे घूरती है। अब देखिए, दो बहू एक रसोई और बीच में खड़ी ये सास कैसे इस घर का बेड़ा गर्क करते हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये चटपटी रसोई की कहानी केवल काका टीवी पर। और दोस्तों, जो भी देखें चैनल सब्सक्राइब भी करें, तभी तो बढ़ेगा काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
कामिनी ने अपनी दोनों बहुओं में से फेवरेट बहू और कम फेवरेट बहू का चुनाव कर लिया था। कितनी गलत है ये बात कि परिवार को जोड़ने वाली सास ही जब परिवार को बांटने लगती है। अब से कामिनी की रसोई में बस निधि को ही एंट्री थी। कामिनी अपने पसंद की सब चीजें निधि से बनवाती और फिर उसकी खूब तारीफ भी करती। ये देख सुधा को जलन होने लगी थी। माँ जी, क्या आज मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ? सुना तूने निधि, बंदरिया बोल रही है कि अदरक चक्कर दिखाऊं? अब जरा ये भी तो बताना कि चाय का चाय वाला रंग किस वजह से आता है? माँ जी, चाय का रंग दूध को उबालने से आता है। जब काफी देर तक दूध गैस पर चढ़ा रहता है तो चाय काली होने लगती है। सुधा का जवाब सुनकर निधि और कामिनी दोनों ही अपना माथा पीट लेते हैं। दीदी, चाय का रंग चाय पत्ती से आता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। और निधि अच्छी देवरानी की तरह सुधा को किचन में ले जाती है। मगर कामिनी को ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी किचन में सुधा उसकी मर्जी के बिना अंदर गई है, वो भी निधि की मनमानी से। इसलिए वो आग बबूला हो उठती है। अरे भाग्यवान, तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? अब ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे घर की दोनों बहुएं मिलजुल कर काम कर रही हैं, वरना तुमने सुशीला की बहुओं को देखा है? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हैं दोनों रोज। दोनों बेटे उनकी वजह से अलग होने की बात करते हैं। हमारे घर में कम से कम ये तो नहीं है, कम से कम पूरा परिवार साथ में तो है। रही बात तुम्हारे जीभ के स्वाद की, तो कामिनी, रोक लो इस जीभ के चटकारे को। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर का सत्यानाश ही कर दे। हाँ, ये सही बात कर रहे हो तुम। जब से इस घर में आई हूँ ना, पहले आपके माई बाबा का, फिर आपका, फिर दोनों मुन्नों की पसंद का खाना घोट घोट कर अपनी पसंद का गला भी घोटती चली गई। हलवा पसंद है ना आपको, है ना? कभी मुझसे पूछा कि कामनी तुझे कौन सा मीठा पसंद है? पूछा क्या? इमरती पसंद है मुझको। इन 35 सालों में एक ठो बार भी ला कर दिए क्या इमरती? बोलो। कामिनी के गुबार फटने की आवाज से सूरज और नीरज भी वहां आ गए थे। वो अपनी माँ का ऐसा इमोशनल रूप पहली बार देखते हैं। भाई, ये मामला तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। नीरज, तुझे बताऊं, एक बार मेरी अम्मा मेरे लिए इमरती लेकर आई तो तेरे इस बाप ने उनके जाने के बाद थैली उठाकर मांगने वाले को दे दी, ये कहकर कि इमरती भी कोई खाने की मिठाई है। खाना है तो ढंग की चीजें खाओ। अब बताओ, ढंग की चीजें कौन सी हैं? और है तो ला कर दिए क्या कभी? बाहर बाजार में जाकर खुद सब कुछ चाट लेने से अच्छे पति नहीं बनते सूरज के बापू। घर में एक पत्नी बैठी है जिसका भी कुछ खाने पीने का मन करता है, उसका भी सोचना होता है। कामिनी एक लंबी सांस में सब बोल गई थी और वो हाँफने लगती है। तभी किचन में आ रही आवाजों के शांत होते ही निधि पानी का ग्लास भरती है। दीदी, मैं माँ जी को पानी देकर आती हूँ, तब तक तुम चाय के उबाले के पास खड़े रहना। चाय उबलेगी तो ध्यान रखना, बाहर आने से पहले बर्तन हिला देना। सुधा निधि की आधी बात समझी, आधी पकड़ भी नहीं पाई और सिर खुजाती रह गई। निधि पानी लेकर बाहर चली जाती है और बाहर से उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। मेरी बहू कितनी समझदार है, बिन मांगे ही सब कुछ लाकर दे देती है। देखा, इतने साल तक तुम सबकी सेवा करती रही ना, उसका फल है कि भगवान ने एक ही सही कम से कम अच्छी बहू तो दी, वरना तुम्हारे भरोसे तो हो जाता मेरा कल्याण। हाँ। सुधा निधि की तारीफ सुनकर भीतर भीतर कुढ़ रही थी कि तभी वो देखती है कि गैस पर चढ़े बर्तन में उबाल आने लगता है और चाय ऊपर की ओर आने लगती है। सुधा ये देखकर घबरा गई थी। क्या कहा था उस निधि की बच्ची ने? उबाल आए तो आने देना, नहीं, चाय उबाले मारे तो बर्तन हिला देना। हाँ, पर कौन सा बर्तन? अरे ये तो पूरा बता जाती कि बर्तन कौन सा हिलाना था। यहाँ तो इतने बर्तन है, अब मैं क्या हिलाऊं? सुधा कभी चम्मच पट्टी पर पटकती तो कभी परात हिलाती, कभी बड़ी थाल पर चम्मच मारती, लेकिन चाय के उबाल में कोई फर्क नहीं आ रहा था। वो उतनी ही तेजी से बर्तन से बाहर जा रही थी, मगर सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चाय को उबालने से रोके। तभी वहाँ निधि आ जाती है और सुधा को चाय के पास खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है, एक चाय ही तो संभालने को कहा था आपसे, बाकी काम तो मैं कर ही देती हूँ ना, तो क्या इतना भी नहीं कर सकती हैं आप?
सुधा निधि की फटकार से सहम गई थी। इसमें सुधा की गलती नहीं थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बल्कि गलती तो इस चीज की थी कि कोई सुधा को ठीक से सिखा ही नहीं रहा था। सत्यानाश कर दिया मेरी रसोई का। अरे बहू, तुझसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, तू रसोई में आया ही मत कराकर। कितने प्यार से एक एक बर्तन जोड़ा हुआ है, तू इधर आई तो सब तबाह हो जाएगा। और उस दिन से कामनी सुधा की एंट्री बैन कर देती है रसोई में। अब से रसोई पर पूरा पूरा हक निधि का होता है और सुधा घर के बाकी काम कर दिया करती थी, जैसे झाड़ू, पोछा, फटका वगैरह वगैरह। जी, मैं पूरा दिन ऐसे ही सबका काम अगर करती रही तो मैं तो आधी हो जाऊंगी। उस निधि के तो मजे हैं, बस 2 टाइम रसोई में खड़ी होकर करची ही तो हिलानी है और लो कर लिया घर मुट्ठी में। बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक जाती हूँ जी। क्यों ना हम दोनों अलग होकर रहें। अलग होना चाहती हो? पहले इस लायक तो बनो कि अपने पति की भूख शांत करने के लायक कुछ बना सको, ताकि अलग होने पर मैं भूखा ना मरूं। तब बात करना अलग होने की, समझी? बेचारी सुधा कुछ भी सही बात करने जाती, पर सब कुछ उसी पर उल्टा पड़ता जा रहा था। अब सुधा पूरे दिन काम करते करते थक जाती और निधि को देखती कि उसे तो बस खड़े होकर खाना ही बनाना है। ये देखकर धीरे धीरे वो निधि से जलने लगी थी। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सुधा चुपके से रसोई में चली जाती है। आज तो मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन सी माया है इस खाना बनाने में, जो पूरा घर उस निधि के पल्लू से बंद कर रह गया है। सास तो सास, मेरा पति भी उसी की साइड लेकर बोलता है कि पहले निधि की तरह काम करना सीखो तब अलग होंगे। अब कौन समझाए इनको कि निधि भी तो मेरी तरह काम नहीं करती, तभी तो करची कढ़ाई की आड़ में छिपी रहती है। मुझे क्या, मैं तो आज पकवान ही बनाऊंगी, वो भी अपनी पसंद का। और सुधा साड़ी का पल्लू कमर में टंकाकर खाना बनाने लगती है, मगर जितना वो बना रही थी उससे कहीं ज्यादा फैला रही थी। अरे यार, अब कुकर का ढक्कन कैसे बंद होता है? ये क्या आफत है। ढक्कन बंद नहीं होगा तो चावल कैसे पकाऊंगी? क्या करूं? एक काम करती हूँ, बिना ढक्कन के ही गैस पर रख देती हूँ, क्या पता जल्दी पक जाए। और सुधा कुकर का ढक्कन बंद किए ही उसे गैस पर रखकर इंतजार करती है। और देखते ही देखते चावल का सारा पानी कुकर से बाहर आकर वहीं फैल जाता है। सुधा वो पानी साफ करने वाली थी कि तभी पांव फिसलने से उसका हाथ मसालदानी पर गिर जाता है और पूरा मसालदान उछलकर जमीन पर गिरने लगता है। पूरी रसोई में मसाले उड़ रहे थे और सुधा के सर चेहरे पर भी फैल गए थे। उधर से कामिनी के साथ निधि हंसते हुए घर के अंदर आ रही थी। माँ जी, आज दीदी को कुछ बोलना मत, आज हम उनको मिलकर चाय बनाना सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगी। अरे क्या खाक एक्सपर्ट? तेरे आने से पहले मैं बहुत सिखा चुकी हूँ, पर तू कहती है तो एक और मौका देती हूँ। आखिर तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। अच्छू अच्छू, मेरी नाक, अरे मेरी आँख, मिर्ची घुस गई रे मेरी आँख में, बचाओ बचाओ, पानी 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 कहाँ गया? कामिनी के कानों में सुधा का ये तांडव जैसे ही पड़ता है, वो समझ गई थी कि बड़ी बहू कोई तो बड़ा कांड करके बैठी है। वो दौड़कर रसोई की ओर जाती है और जो नजारा देखती है, इसके बाद कामिनी का खुद पर भी काबू नहीं था। वो देखती है कि सुधा ने पूरा किचन मसालों से गंदा कर रखा है, चूल्हे से लेकर फर्श सब गंदा हो रखा है और खुद भी मसालों से होली खेलकर अब पानी मांग रही थी। सुधा की आंखें बंद थी, वो इधर उधर पानी देखती है, मगर उसे पानी नहीं मिलता। तभी उसे एक बरनी नजर आती है और वो उसकी ओर बढ़ती है। वो बरनी उठाकर अपने सिर पर मार ही रही थी कि तभी कामिनी चीखती है, अरे घन चक्कर, ये पानी नहीं, महंगे भाव का घी है। लेकिन तीखेपन से तड़प रही सुधा कहाँ ही अपनी सास की चेतावनी सुनने वाली थी। वो सीधे बरनी उठाकर सर पर मार लेती है और पूरा घी बर्बाद हो जाता है। ये पानी इतना गाढ़ा और गंध वाला कैसे है? ऐसे लग रहा है अब तो नहाना ही पड़ेगा, और कोई तो पानी दे दो, मेरे हाथ पांव फिसल रहे हैं। कामिनी का क्रोध अब चरम पर था। वो सुधा का हाथ पकड़कर खींचकर उसे घर के बाहर गलियारे में खड़ा करती है और पाइप लेकर उसके ऊपर जोर से पानी की धार मारती है, वो भी इतना तेज कि सारा पानी सुधा के मुंह पर गिरने से उसको सांस भी नहीं आ रही थी। पड़ोस की औरतें सुधा का ये क्रोध देख रही थी। वो उसे रोकती कि तभी, एक मिनट, कोई बीच में आया तो मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगी। ये मेरी और मेरी बहू का आपसी मामला है
और सुधा तूने क्या किया ये? ऐसी भी क्या जलन है अपनी देवरानी से जो इसकी बराबरी करने चली थी? ये तुम पूछ रही हो सासू माँ, जिसने कभी मुझे प्यार से बुलाया नहीं। मुझसे पूछ रही हो कि मुझे इस चूहिया से कैसे जलन है? मुझे घर का ये तमाशा रोज नहीं चाहिए, इसलिए मेरे पास एक आसान रास्ता है। दोनों अंदर चलो। अब देखिए क्या कामनी कोई बीच का रास्ता तय कर सकेगी जिससे घर में शांति बने। जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी लगातार। कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कामनी इस रसोई पर होने वाले झगड़े को खत्म करने का फैसला करती है और खुद किचन में जाकर कुछ खटर पटर करने लगती है। ए जी, अब क्या कर रही है तुम्हारी माँ? जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है दीदी। तुम तो चुप ही करो, मैं सब समझती हूँ। जानबूझकर अच्छा खाना बनाकर घर में मेरी जगह लेना चाहती हो, मुझे क्या समझ नहीं आता? हाँ। और तब कामिनी बाहर आकर सुधा और निधि को साथ चलने को कहती है और दोनों बहुएं किचन में जाकर देखती हैं कि रसोई का बीच में से बंटवारा हो गया है। एक लंबी लाल लाइन रसोई के बीचों बीच आ गई है। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया, खास करके बड़ी बहू ने। तो आज से मेरी रसोई 2 भाग में बट गई है। एक तरफ बड़ी बहू काम करेगी, दूसरी तरफ छोटी बहू। और सुधा, तुझे तो वैसे भी बंटवारा ही चाहिए था, तो आज से रसोई तेरी। जैसे मर्जी खाना बना के खा, चाहे आग लगा, तू आजाद है। निधि को ये देखकर दुख लगा, लेकिन सुधा खुश थी कि अब से उसके पास अपनी रसोई होगी और वो खाना बनाना सीख ही लेगी। रसोई घर पूरा गंदा था। निधि मौका पाते ही अपना पूरा हिस्सा साफ कर देती है, लेकिन सुधा अभी तक रसोई साफ नहीं करी। इतने गंदी रसोई घर में काम क्या करोगी फिर तुम? देखो माँ जी, अब ये मेरी रसोई है, मैं जैसा मर्जी वैसा काम करूं। आप अब मेरे पीछे मत पड़ो। और वैसे भी आसान ही तो है, झाड़ू के 2 फटके लगाऊंगी, हो गई साफ। जब मन करेगा तब कर दूंगी। कामिनी समझ गई थी कि उसकी रसोई की शामत आने वाली है। सुधा भी जानती थी कि उसकी सास का रुझान वैसे भी निधि के हिस्से की ओर है और बंटवारे के बाद शुरू होता है पहला दिन। सुधा और निधि एक साथ रसोई में लगे हुए थे। तो निधि, आज खाने में क्या बन रहा है? सादी दाल रोटी माँ जी। वो बाबूजी का पेट खराब है ना, तो आज ये खाएंगे तो आराम मिलेगा। हाँ, पेट खराब? अब इतना ज्यादा ही तड़क भड़क खाते रहेंगे तो पेट ही खराब होना है। अब फरमाइशें ही रखोगे तो ऐसा ही होगा। छोटी बहू आज ये खिला दो, छोटी बहू आज वो खिला दो। मेरे राज में सुना था क्या कभी कि किसी का हुआ हो पेट खराब? सबका इतना ध्यान रखती थी मैं। सुधा, अपनी देवरानी से इतना जला नहीं करते बहू। तुम दोनों को ही साथ रहकर घर संभालना है। मेरे पास तो कितनी ही जिंदगी पड़ी है। मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि मुझे दोनों में से कौन कम कौन ज्यादा प्यारा है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि दोनों अपने अपने हिस्से का काम करना सीख जाएं। निधि सुधा की तरह बस कड़ची संभालने के अलावा बाकी काम भी करे और सुधा बाकी काम के अलावा कड़ची भी संभाले। दोनों मिलजुल कर रहो बहुओं। कामनी आज का सुविचार ज्ञान देकर वहाँ से चली जाती है। निधि को कामनी की बात सही लगती है और वो सुधा के साथ दोस्ती करने का फैसला करती है। दीदी, आप क्या बनाने वाले हो? इंटरनेशनल डिश। तूने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अरे वाह, कौन सी? इटालियन लसाजनिया। लसाजनिया नहीं, लजानिया होता है वो दीदी, और उसे बनाना तो बड़ा ही मुश्किल है। कैसे बनाओगी आप? तू मुझे चुनौती मत दे चुहिया, मेरे बाएं हाथ का काम है ये सब बनाना। वो तो मेरी सास को मेरे हाथों का सारा चमत्कार ही रोटी सब्जी में देखना था, और मैं जरा उसमें कच्ची हूँ। क्या है, हमारे घर में ऐसे सादा मरीज वाला खाना तो खाते हैं नहीं, तो एक एक हाई फाई डिश बनती है। इसलिए मुझे इन दाल रोटी की आदत नहीं है, न खाने की न बनाने की। हाँ, तुम्हारी तरह हम लोग गरीब नहीं है ना। निधि आम से घर से थी, तो उसे सच में इतनी हाई फाई जीवन की आदत नहीं थी, मगर वो सुधा की बात का घूंट पीकर रह जाती है और मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगती है। और उधर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद भी सुधा से सब्जियां तक नहीं उबाली जा रही थी, और निधि तो 10 मिनट में ही रोटियां सेककर सबका खाना लेकर बाहर चली जाती है। क्या कर रही है तेरी मस्त कलंदर जेठानी रसोई में? जरूर मेरी किचन का सत्यानाश ही कर रही होगी, है ना? नहीं नहीं सासू माँ, आप फिजूल ही उनके पीछे पड़ी रहती हैं। आप 1-2 बार उनको मौका तो दो आपके दिल जीतने का। आज वो बड़ी मेहनत कर रही हैं कुछ अच्छा बनाने की, इंटरनेशनल पकवान बना रही हैं।
भक ससुर, इधर का तो बताया जा नहीं रहा और मैडम इंटरनेशनल इंटरनेशनल खेलेंगी। ला बहू, तू तो मुझे दाल रोटी ही दे दे, वरना उसके पकवान की बांट में तो मैं भूखी ही रह जानी। सुधा रसोई के सहारे खड़ी होकर कामनी की सब बातें सुन रही थी और निधि जैसे ही रसोई में कुछ लेने आती है, सुधा उसका हाथ दबोच लेती है। दोनों बहुएं रसोई के दो हिस्सों में खड़ी थी। सुधा क्रोध से निधि का हाथ भींच रही थी और निधि दर्द से बिलबिला रही थी। दीदी दीदी छोड़िए, दुख रहा है बहुत। और जो बर्ताव मेरे साथ कर रहे हो तुम सब मिलकर, उससे मुझे कितना दुख रहा होगा। हाँ, तू ही कान भरती है ना मेरी सास के, है ना? हाँ, की थी कुछ पकाने की कोशिश, कर ही रही हूँ। नहीं हो रहा तो क्या सब लोग इस तरह मेरा मजाक बनाओगे? और तू मेमनी, तू तुरंत जाकर मेरी चुगली करने लग गई। शुक्र मना तू अपने हिस्से में है, अगर मेरी ओर आ जाती तो कब का तुझे छील कर उबाल कर रात के डिनर में तेरा तंदूर ही बनाती। बड़ी आई चुगलखोर देवरानी। हाँ। सुधा निधि को झटक कर दूर हटाती है और निधि फर्श पर पड़ी पड़ी रोने लगती है। आप मुझे गलत समझ रही है दीदी, गलत समझ रही है। निधि उठकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो देखती है कि सुधा ने उसका हाथ इतनी कसकर थामा था कि वहाँ नील आ गया है और अब निधि की अच्छाई की भी मियाद हट चुकी थी। आखिर वो भी इस घर की बहू थी, तो वो अपनी जेठानी का ऐसा सड़ा बर्ताव कब तक सहती रहती, और आखिर क्यों सहती? निधि अपने आंसू पोंछती है। बस बहुत हुआ, मैंने भी इस घर में आकर कोई सहने का ठेका नहीं ले रखा है। अगर तुम मुझे विलन मानना चाहती हो तो ठीक है, आज मैं विलन ही हूँ। अभी तक तो सासू माँ ने रसोई को बांटा था, मगर अब से असली बंटवारा करूंगी मैं। उधर सुधा रसोई में रायता फैला फैलाकर जब थक कर बैठ जाती है तो वो आसपास नजर फैलाती है और देखती है कि वहाँ उसके आसपास इतना सामान फैला था, पूरी रसोई कोई देसी ढाबा लग रही थी। लेकिन वो निधि का हिस्सा देखती है तो उसका हिस्सा तो एकदम साफ था। ये देख सुधा मायूस हो जाती है। शायद इसी फर्क की वजह से माँ जी निधि को ज्यादा पसंद करती हैं। बल्कि बस माँ जी ही नहीं, ये भी निधि की ही तारीफ करते हैं, क्योंकि मुझ में तारीफ जैसा कुछ है ही नहीं। खाक इंटरनेशनल पकवान बनाना आता है मुझे, बर्तन में मैगी उबाल लूं वो भी मेरे लिए इनाम जीतने जैसा होगा। सुधा रानी, तेरा क्या होगा? सुधा खुद को कोस ही रही थी, तभी उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और वो बेचारी वहीं बैठी बैठी कच्ची सब्जियां ही खाने लगती है। अपने हाथ का बना खाना खाने से अच्छा तो मैं सब्जी खाकर ही पेट भर लूं, कम से कम इनमें कोई स्वाद तो है। मेरे खाने में तो वो भी नहीं होगा। और सुधा अपना भूखा पेट पकड़कर उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसे अपनी किचन पट्टी पर एक थाल ढकी हुई नजर आती है। अरे ये यहाँ कैसे आई? और ये थाल तो मेरी साइड की है भी नहीं। देखती हूँ जरा इसमें क्या है। सुधा थाल हटाती है तो उसके अंदर से हींग जीरे की तेज खुशबू वाली दाल निकलती है और नरम नरम चपातियां रखी हुई थी। साथ में कागज पर कुछ लिखा भी हुआ था। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप भूखे होंगे, तो ये खा लेना प्लीज। और हाँ, मुझे विश्वास है कि आप अपने इस अतरंगी पकवान को बनाने में कामयाब भी जरूर होंगे। लेकिन आपका पकवान थोड़ा मुश्किल है ना, तो बनाते हुए आपको भूख लग जाएगी। इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ये सादा खाना खा लेना, आहार हो जाएगा। सुधा जैसे ही ये नोट पढ़ती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो जान जाती है कि निधि के साथ उसने जो भी किया कितना गलत किया। अरे मेरे राम जी, तुम मुझ में से निकलकर कहाँ चले गए जो मैं राक्षस जैसा बर्ताव करने लगी। निधि ने तो मेरे भले की ही सोची थी और मैंने उसे ही बुरा भला कह दिया। बेचारी को चोट भी पहुंचाई और मन भी दुखी किया। उसने तो मेरी भूख की परवाह करी और मैंने हमेशा उसके हिस्से का मान सम्मान भी खाना चाहा। मुझसे बुरी जेठानी तो कोई होगी ही नहीं। सुधा पछतावे में सुबकियां लेती जा रही थी और रोटी का निवाला खाती जा रही थी। जैसी वो दाल रोटी खाती है उसके मुंह से बस एक बात निकलती है, आ भाई वाह, स्वाद आ गया। अब मैं समझी कि क्यों निधि के दीवाने हैं सब। लड़की सचमुच ही खाना गजब बनाती है। कल की कल मैं जाकर उससे मेरे किए की माफी मांग लूंगी और कल से ये बटी हुई रसोई का बंटवारा भी खत्म कर दूंगी। सुधा की अकल के जहाँ ताले खुल गए थे, वहीं निधि के भीतर की शांत ज्वाला अब भभक चुकी थी। वो देर रात में अपनी सास के दरवाजे पर जाकर ठक ठक करती है। अरे निधि, तूने भी तेरी जेठानी की तरह वक्त बेवक्त मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है क्या, जो रात के 1 बजे मेरे सिर पर आकर खड़ी हो गई? बस माँ जी, आप मेरी तुलना अगर उस सुधा से ना ही करे तो अच्छा होगा।
आज निधि ने पहली बार अपनी जेठानी को नाम से बुलाया था। कामिनी ये सुनकर ही समझ जाती है कि मामला कुछ तो गंभीर लग रहा है। अब देखिए क्या रसोई का ये बंटवारा इस परिवार का बंटवारा भी बन जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये बंटवारा स्पेशल कहानी केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। निधि अपने सास के कमरे में जाकर धमक जाती है। माँ जी, बहुत हुआ ये रसोई का बंटवारा। अब मैं तंग आ गई हूँ ये आधे किचन के झिकझिक से। कोई भी सामान लेने जाओ तो पता चलता है कि वो डिब्बा उस बगल वाले आधे हिस्से में है। ऐसे तो मेरी खुद की रसोई भी मुझे मेरी नहीं लगती है। अगर बंटवारा करना ही है तो फिर घर का ही हो। आप छत पर नई रसोई बनवाओ। कामिनी आज निधि को इतना टेढ़ा बोलता सुनकर हैरान थी। बहू, तू ठीक तो है ना? ये कैसी बातें कर रही है? सुधा को किचन से ही अलग कर दूं? ये कैसे संभव होगा? तू अभी सो जा, मैं कल बात करती हूँ। और निधि सोने चली जाती है। अगला दिन सबके लिए झटके का दिन था। कामिनी अपनी बहुओं को बुलाती है और सुनोरी दोनों बहुओं, अपने बेटों की शादी करके मैं बहू इसलिए लाई थी ताकि मुझे चैन से रहने को मिल सके, मगर जब से दोनों की शादी की है तब से घर में बस कलेश ही कलेश है। जानती हूँ माँ जी, पर मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। अब से ये रसोई का बंटवारा नहीं होगा, रसोई एक ही होगी। हैं? जो बात मैं बोलना चाह रही थी ये दीदी भी वही बात क्यों बोल रही हैं? हाँ माँ जी, आप रसोई पूरी निधि के हवाले ही कर दो। मैं बाकी काम कर लूंगी, बल्कि ज्यादा काम भी करने को तैयार हूँ। ये क्या मतलब है? तुम रसोई का काम ही नहीं करोगी सुधा? मतलब तीनों टाइम का नाश्ता, खाना, अटरम पटरम मैं बनाती रहूं और जब खाना लेना हुआ तुम प्लेट उठाकर उसको ठूसने आ जाओगी? ये कैसा इंसाफ है? जब बंटवारा हो ही रहा है या तो रसोई में बराबर काम करो, नहीं तो अपनी अलग रसोई बना लो। निधि अपनी जेठानी से इस तरीके से बात कर रही थी कि ये देख कामिनी को क्रोध आ जाता है। निधि, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से ऐसे बात करने का? तुम दोनों को रसोई के साथ अपना अपना रिश्ता भी बांटना है ना? तो लो, मैं ही मदद कर देती हूँ, लेकिन ये बंटवारा यूं आसानी से नहीं होगा। पहले दोनों साबित करो कि दोनों इस काबिल हैं भी या नहीं कि बंटवारे का हिस्सा ले सके। और सुधा और निधि चुनौती के लिए तैयार हो जाती हैं और कामिनी बीचों बीच खींची लाइन के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपने एक तरफ सूरज और एक तरफ नीरज को खड़ा करती है। ये कैसी चुनौती है माँ जी? ये मेरे बंटवारे की चुनौती है। क्यों? चौंक क्यों रही हो दोनों? तुम दोनों तो बांटना चाहती थी ना, तो फिर बंटवारा होगा तो मेरा भी करो। बताओ, सास तुम दोनों में से किसके हिस्से में आनी चाहिए? और मेरा बंटवारा है तो फिर मेरे बेटों का भी बंटवारा होगा। अब तय तुम दोनों करो कि कैसे तुम जितना जितना अपने पति चाहते हो उसमें से मेरे बेटों को मुझे दे दो और अपना पति लेकर अपने पास रखो। कामिनी की ऐसी अजीब बात सुनकर निधि और सुधा तो बस एक दूसरे का मुंह ही तकते रह गए थे। माँ जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती हो बड़ी बहू? तुम्हें ही सीखना नहीं था ना कुछ भी रसोई का कामकाज? तुम्हें ही ये था ना कि खाना बनाना नहीं आता तो बाकी काम कर लूंगी? तो अब करो अपने अपने काम। और जब निधि को खाना बनाना आता था और उसकी पाक विद्या की वजह से मैं खुशी से उसके हाथ का बनाया खाना पसंद करती थी, तो तुम्हें ही जलन होने लग गई। सुधा अपनी सास की स्थिति की बात सुनकर सब लोगों से नजरें चुराकर नीचे देख रही थी। उसकी आंख से मोटे मोटे मोती जैसे आंसू बस बहने को ही चले थे कि तभी इस बार बारी थी कामिनी का गुस्सा फटने की, वो भी उसकी लाडली बहू, छोटी बहू यानी निधि के ऊपर। और तुम निधि, तेरे लिए ही मैंने रसोई का बंटवारा किया था ना, ताकि तेरे हिस्से में साफ रसोई आए, क्योंकि तुम तो रसोई के अलावा कोई और काम करना नहीं चाहती थी। तो मैंने तुमको 2 जगह दी, जहाँ मैंने अपने सब सपनों को चूल्हे की आग में झुलसा दिया ताकि पति बेटे को भरपेट जायका दे सकूं। हाँ, हूँ मैं रसोई की दीवानी, क्योंकि औरत की आधी जिंदगी पति के चरणों के अलावा कहीं गुजरती है तो वो बस रसोई ही है। तो कैसे ना लगाव होगा उस जगह से? कैसे नहीं? बोलो, आप सबके सब क्या गूंगे हो गए हो? हैं? क्या बोलो? सूरज नीरज दोनों बेटे अपनी माँ के ऐसे रूप को पहली बार देख रहे थे। इस बार सुधा और निधि दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों के सवाल जैसे गला घोंट के मर गए। बोलते बोलते अचानक से कामिनी की आंखों में आंसू आ गए और वो सुबक कर आगे बोली।
वाह बच्चों, बंटवारा भी तुम्हें चाहिए था और बांटने वाली भी तुमने मुझे ही बनाकर रख दिया। झट से बुराई का ठीकरा मेरे सर पर दे डाली सास को बुराई तुरंत, है ना? कि बहुओं को आते ही लड़ाकू सास ने रसोई ही बांट दी। अरे रसोई ना बांटती तो दोनों एक दूसरे को नोच लेती, काट लेती। लो अब दे रही हूँ मौका, दोनों चुन लो अपना अपना हिस्सा। चुनो अब, नजर क्या झुकाए हुए हो? सुधा निधि अपनी सास की ये पीड़ा देखकर अब बिलख पड़ी थी। निधि को एहसास हो गया था कि वो क्रोध में आकर एक हंसता खेलता परिवार खराब कर रही थी। उधर सुधा भी अपनी हरकतों का पश्चाताप करने की ठान चुकी थी और दोनों बहुएं अपनी सास के पास आकर उनसे माफी की विनती करती हैं। लेकिन सास तो ठहरी सास। अब तक वो बहुओं के नखरे सह रही थी, लेकिन अब बारी उसके नखरे करने की थी। है बड़ी आई माफी मांगने वाली। कोई पंसारी की दुकान है क्या जो यहाँ 250 ग्राम माफी की गांठ मिलती है? माफी मांगनी है तो कमाओ, दिखाओ मुझे कि मेरी रसोई के बीच खींची ये लकीर कैसे गायब हो सकती है, वरना भूल जाना कि मैं तुम दोनों में से किसी के हिस्से में भी हूँ। सूरज, नीरज और मोहन समझ गए थे कि आखिरकार कामनी का ये वाला ड्रामा कुछ तो मैजिक करने जा रहा है। देख रहा है सूरज, तेरी माँ बड़ी हो गई है। हाँ बाबा, आज पहली बार लग रहा है कि माँ के भीतर की औरत बोली है, जिसकी आत्मा उसकी रसोई में बसती है। आत्मा नहीं बेटा, हम औरतों की चिंता इस रसोई में बसी हुई है। क्या होगा अगर समय पर गैस सिलेंडर नहीं बदला और चूल्हे ने आग ना पकड़ी तो? मेरे बेटे पति को ठंडा खाना पड़ेगा या चाय कैसे पिएंगे? दही जमाना है, फिर दही फ्रिज में रखना है। ये रोज करते करते औरतें बूढ़ी हो जाती हैं और बस रसोई में बस कर रह जाती हैं। कहते हैं कि औरत का दूसरा घर पति का घर होता है, पर कोई तीसरे घर की बात नहीं करता जो औरत की रसोई होती है। मोहन अपनी बीवी की ऐसी गहरी बात सुनकर जोर से सीटी बजाता है और अब परीक्षा की घड़ी कामनी की खत्म, बल्कि 2 बहुओं की शुरू हो गई थी। सुधा निधि के पास जाती है और दबी जुबान में बोलती है, मैं पागल हूँ तो तुम भी पागल ही बनोगी क्या? बड़ी बहन समझकर माफ कर दो ना छोटी, और मुझे भी अपने जैसा बावर्ची बना दो ताकि ये रसोई के बीच की दरार मिट सके। ये सुनकर निधि मुस्कुरा देती है और सुधा की बात से राजी होकर हाँ भर देती है और दोनों जेठानी देवरानी खुश होकर गले लगती हैं। गले लगते ही दोनों की नाराजगी तो जैसे गायब हो ही गई थी और लगती हैं फिर दोनों ही किचन में एक साथ काम करने। जब भी निधि खाना बनाती तो वो सुधा को आवाज लगा करके तुरंत अपने पास खड़ा कर लेती। अब देखो, जो मैं बनाऊंगी तुमको ऐसे सीधे बताऊंगी तो आधी चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर तुम खुद अपने हाथ से करती जाओगी तो सब याद रहेगा। इसलिए आज से एक जैसी 2 डिश बनेंगी, एक मेरे हाथ की, एक तुम्हारे हाथ की। और जिस भी दिन दोनों डिशों के स्वाद में कोई भी फर्क नहीं कर पाएगा, मान लेना उस दिन रसोई की ये दरार गायब हो गई। सुधा को निधि की ये समझदारी भरा सुझाव बड़ा ही अच्छा लगता है और अब से निधि एक चूल्हे पर खुद का पकवान पकाती और दूसरे चूल्हे पर सेम टू सेम वही पकवान सुधा से अपने ही हाथ से पकाने को कहती। मगर शुरू में सुधा गलती करती और उदास हो जाती, लेकिन निधि उसे इतनी हिम्मत देती ताकि वो बिल्कुल भी हार ना माने। अरे दीदी, तुम इतना दुखी मत हो, मैं भी शुरुआत से ही इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं, बल्कि जब शुरुआत में मैं खाना बनाने लगी थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं पूरी सब्जी बना देती थी और सारे मसाले सब चीज डालने के बाद मैं देखती कि मैंने तो चूल्हे की गैस भी नहीं जलाई है। अरे मैंने बहुत बुद्धुओं वाले काम किए हैं छोटी, पर तेरा वाला तो महाबुद्धू वाला था। इस पर वो दोनों खूब हंसती हैं। उनके हंसी की आवाज रसोई के बाहर तक आ रही थी, जो पूरा परिवार सुनता है। ये देखकर उसकी सास को बड़ी खुशी होती है कि आखिरकार उनकी बहुएं प्यार से बात तो कर रही हैं। और धीरे धीरे निधि के सिखाए हुए ज्ञान की वजह से सुधा थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई। कभी नमक कम तेज होता तो निधि उसे हमेशा नए नए नुस्खे बता करके समझा देती थी। और फिर वो घड़ी आती है टेस्टिंग की। टेस्ट करने वाली थी कामनी और दोनों बहुएं एक जैसे पकवान लेकर आती हैं और दोनों में से कोई भी नहीं बता पाता कि कौन सा पकवान किसने बनाया। कामनी दोनों प्याले में से एक एक चम्मच चखती है। सुधा और निधि की दिल की धड़कन थमी हुई थी, क्योंकि ये बात अब रसोई की दरार की नहीं है, ये बात अब दोनों देवरानी जेठानी के प्यार की है। हाँ, खाना बनाते बनाते दोनों का कच्चा रिश्ता भी अब पकने लगा था।
कामिनी पहले उनको घूर के देखती है और फिर हल्का सा मुस्कुरा करके अपनी बाहें फैला करके दोनों बहुओं को गले लगाने के लिए बुलाती है। अब बिन बोले ही दोनों बहुएं समझ गई थी कि दोनों डिशेस का स्वाद एकदम परफेक्ट हो चुका है। लेकिन कामिनी ही जानती थी कि सुधा के पकवान में अभी वो वाला स्वाद नहीं है, डिश अभी भी कच्ची ही है। लेकिन यहाँ बात पकवान के कच्चे पक्के या स्वादिष्ट बेस्वाद होने की नहीं थी, बात तो इस कच्चे रिश्ते के पकने की थी, जो कामिनी अपने दोनों बहुओं के बीच में प्यार बनता देखकर जान गई थी कि आखिरकार रसोई के बंटवारे ने दोनों बहुओं को एक कर ही दिया। दोस्तों, कुछ बंटवारे जरूरी हैं कुछ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, और इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत होता है। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।